नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वागत आप सभी का आज के एजेंडा में। बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से मोहम्मद शबाब, मेरठ से निखिल अग्रवाल, वाराणसी से नीतीश पांडे और देहरादून से भारती सकलानी जुड़े हुए। उन खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे जो आज का एजेंडा बन सकती हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं मोहम्मद शबाब के पास। बताइए शबाब, क्या है बड़ी खबरें आज की जो सुर्खियां बन सकती हैं आगे? और देखिए राजेंद्र, आज कई बड़ी खबरें हैं जो दिन भर चर्चाओं में रहेंगी, जिनमें सबसे ज्यादा मौसम की मार है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ गया है। कल की बारिश के बाद बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसकी वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। आज दिन भर इस खबर पर भी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री आज मिलेंगे और परिवहन सेवा को लेकर के एक MOU पर साइन होना है, एक समझौता होना है। 12 बजे दोपहर में कार्यक्रम है, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर जो CBI की छापेमारी है और उसको लेकर के जो बयानबाजियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल जिस तरह से बयानबाजी की और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव है इस पूरे मामले में, आज भी उसमें कई बिंदुओं को लेकर के जो है वो गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। तो ये 2-4 बड़ी खबरें हैं जो आज दिन भर चर्चाओं में बनी रहेंगी, एजेंडा बनेंगे और इन पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है शबाब, अब हम मेरठ चलेंगे, निखिल अग्रवाल के पास चलेंगे। उनसे हम न सिर्फ मेरठ के बारे में जानेंगे बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के बारे में समझेंगे। बताइए निखिल। देखिए राजेंद्र, वैसे तो कई अहम खबरें हैं, लेकिन जिन खबरों पर न्यूज़ 18 की नजर रहेगी वो मैं आपको बताता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश इन दिनों ठंड से ठिठुर रहा है, यानी लोग बिल्कुल ठिठुर रहे हैं। पारा लगभग 0 और 1 के आसपास पहुंच गया है। उसकी वजह साफ है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और जो बादल हैं उन्होंने अपना डेरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में डाल लिया है और यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अगर बात करें कल की, तो कल मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और आसपास के जितने भी जिले हैं सब में बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे पारा और ज्यादा लुढ़क गया है। यानी पश्चिमी विक्षोभ जो पूर्व की तरफ बढ़ रहा है वो एक बड़ा ठंड पैदा कर रहा है और यहाँ पर लोग ठिठुर रहे हैं। ये जो बूंदाबांदी है ये रबी की फसल के लिए भी खासी नुकसानदेह है। किसान बहुत चिंतित है इस बात से लेकर कि किस तरीके से वो अपनी फसल की सुरक्षा करे। वहीं प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि किसान उचित पूर्ण ही सिंचाई करें, यानी किसानों को जिस तरीके का माहौल हो उसी तरीके की सिंचाई करने का निर्देश दिया गया है। अगर दूसरी बड़ी खबर की हम बात करते हैं तो वो कुंभ से जुड़ी हुई है। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब कल कारखाने बंद होंगे 4 दिन के लिए। वजह साफ है कि कुंभ के पहले स्नान के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा आशान्वित है और जिस तरीके से उन्होंने निर्मल और स्वच्छ रखने का आश्वासन दिया है, उसी को बनाने के लिए यूपी के प्रदूषण विभाग ने कमर कस ली है और उन्होंने साफ कर दिया है कि 4 दिन के लिए यूपी के कल कारखाने बंद रहेंगे, जिससे गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाया जा सके और जो पहला स्नान है उस पर मुख्यमंत्री का जो वादा है वो पूरा किया जा सके। उसके लिए यहाँ के 55 यूनिटों को नोटिस जारी कर दिया गया है और खास बात यह है कि जिस तरीके से कमर कसी गई है, जिस तरीके से फील्ड वर्क नजर आ रहा है, उससे काली नदी का जलस्तर 6 इंच के करीब घट गया है। यानी एक बड़ा फायदा हुआ है गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाए रखने के लिए, क्योंकि काली नदी का जलस्तर अगर घट रहा है तो यानी प्रदूषण कम हो रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, उद्यमियों ने साफ कर दिया है कि कल कारखानों को तो नोटिस जारी कर दिए गए, लेकिन जो इतना बड़ा सीवरेज जो गंगा नदी में गिरता है उसका क्या होगा, उस पर अभी तक सरकार नहीं सोच पा रही है। उद्यमियों में नाराजगी भी है कि उनके कल कारखाने तो बंद करा दिए गए गंगा की स्वच्छता को देखते हुए, लेकिन जी वहां साफ है कि जिस तरीके से सीवरेज गिर रहा है उसको लेकर सरकार कुछ अभी तक नहीं कर पा रही है। अगर तीसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो ये मथुरा से आ रही है। मथुरा का जो वेटनरी विश्वविद्यालय है वहां अब पशुओं की गणना की बात की जा रही है, यानी गौवंश की गणना की बात की जा रही है। हर गाय और हर सांड का अपना एक नंबर होगा, उसको एक नंबर दिया जाएगा और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, अभी मथुरा में इसको चलाया जा रहा है और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर उसको मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। यानी जिस तरीके से मुख्यमंत्री गौवंश के लिए बड़े आशान्वित है, वो गौवंश को सुरक्षा वो करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए एक DM को जिम्मेदारी भी सौंपी है गौशाला बनाने के लिए। गौशाला की DM की अध्यक्षता में ही गौशाला बनेगी और वहां उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे एक प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे जिससे गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। यानी एक पायलट प्रोजेक्ट मथुरा में चलाया जा रहा है जिसको अभी मुख्यमंत्री के सामने रखा जाना प्रस्तावित है। जी ठीक है निखिल, आपने बताई ये बड़ी खबरें जो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बन सकती हैं। हमारे सहयोगी वाराणसी से नीतीश भी जुड़े हुए हैं।
इस वक्त उनके पास चलते हैं। वाराणसी के बारे में बात करेंगे, पूर्वांचल के बारे में बात करेंगे। बताइए नीतीश। राजेंद्र, बनारस और बनारस के सटे जिले गाजीपुर से जुड़ी हुई कुल 3 खबरें हैं जिन पर आज हमारी खास नजर रहेगी। बनारस की पहली खबर अगर बात करें, बनारस और इससे सटे जिले, पूरा बनारस और इससे सटे हुए जो जिले हैं वो शीतलहर की चपेट में हैं। बीती रात बारिश भी हुई है और बारिश होने के बाद मौसम के जो तेवर हैं वो और भी तल्ख हो गए हैं। ठंड में इजाफा हुआ है, सड़कों पे सन्नाटा दिखाई दे रहा है। इसके इतर घाटों पे जो स्थिति है वो गुलजार लग रही है। जो पर्यटक हैं वो ठंडी का आनंद लेने के लिए बाहर निकले हैं और घाट पर्यटकों से गुलजार दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरी खबर है राजेंद्र, वो ये है कि बनारस में प्रवासी भारतीय जो दिवस है 21, 22, 23 जनवरी को जो आयोजन होना है उसे लेकर तैयारियां अब लगभग पूरी के तो नहीं कहेंगे लेकिन जोर पकड़ चुकी हैं। 14 जनवरी से पहले तैयारियों को पूरा करने का एक तरह से लक्ष्य है और 14 जनवरी के पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काशी प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर पूरी तरह से सजी हुई नजर आएगी। हर तरफ तैयारियां की जा रही हैं, टेंट सिटी बनाई जा रही है, टीएफसी को सजाया जा रहा है। इसके साथ ही काशी के आम घरों में भी तैयारियां हो रही हैं। घरों में लोग जो प्रवासी भारतीय आएंगे बनारस में उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, घरों को सजाया जा रहा है और कैसे सजाया जा रहा है और क्या स्थिति होगी इस पर हमारी खास नजर रहेगी। जो तीसरी खबर है जिस पे हमारी खास नजर रहेगी वो गाजीपुर से है। गाजीपुर के नगरपालिका टैक्स वसूली को लेकर कहीं न कहीं अक्षम दिखाई दे रही है। शहर में कई होटल और कई बड़े प्रतिष्ठान हैं जिनके लाखों के टैक्स बाकी हैं। इसके साथ ही मकानों के टैक्स भी बाकी हैं, लेकिन नगर पालिका इस टैक्स वसूली को लेकर कहीं न कहीं अगर ये कहे कि वसूली करने में अक्षम है और उसके साथ ही कोई भी अधिकारी टैक्स वसूलने के लिए इन प्रतिष्ठानों और इन घरों की ओर जाता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज दिन भर क्या स्थिति रहती है, क्या टैक्स वसूली को लेकर कोई कवायद की जाती है या यूं ही जो अधिकारी हैं अपने कार्यालयों में सुस्त बैठे रहते हैं, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। राजेंद्र। ठीक है नीतीश, देहरादून चलते हैं और उत्तराखंड की खबरों के बारे में जानकारी लेते हैं, समझते हैं भारती सकलानी से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। बताइए भारती। राजेंद्र, 4 प्रमुख तौर पर बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं जो हमने एजेंडा में शामिल किया है। एक तो मौसम, पिछले 2-3 दिन से जो मौसम खराब था वो आज खुल गया है, धूप होने लगी है और आंशिक तौर पर बादल छाएंगे, ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया। उस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी कि किस तरीके से पहाड़ों का जो पर्यटक वहाँ पर गए हुए हैं उनका मिजाज है, तमाम चीज़ें हम दिखाएंगे। इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल बात कर लें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के दौरे पर रहने वाले हैं आज और यहाँ पर वो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और भाजपा जिला कोर ग्रुप की बैठक में भी वो शामिल होंगे और उनसे उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। रात्रि विश्राम उनका पौड़ी में ही रहने वाला है और उसके बाद कल वो देहरादून वापस आएंगे। फिर कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो पीसीसी चीफ और प्रदेश, इसके अलावा अगर हम बात करें नेता विपक्ष, उनकी बैठक दिल्ली में हो रही है। प्रीतम सिंह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं दिल्ली में। 7, 8, 9 तारीख को ये मीटिंग होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राहुल गांधी वहां पर जो भी कंफ्यूजन है, कांग्रेस में जो कलह चल रही है, उनको वहां पर सॉर्ट आउट किया जाएगा और सभी राज्यों के पीसीसी चीफ को बुलाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें राजेंद्र तो रणजी मैच चल रहा है उत्तराखंड में और आज का मैच उत्तराखंड की टीम के लिए जीतना बेहद जरूरी है। मिजोरम के साथ 9:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक भी मैच नहीं हारी है उत्तराखंड की टीम, इसलिए मजबूत स्थिति में तो वो दिख रही है। लेकिन अगर मिजोरम से हार जाती है तो बिहार जीत जाएगा, बिहार के पॉइंट्स जो है वो बढ़ जाएंगे और बिहार जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। इसलिए उत्तराखंड की टीम के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। सीधे 6 पॉइंट मिल जाएंगे उत्तराखंड की टीम को अगर आज का मैच उत्तराखंड की टीम जीतती है तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। राजेंद्र। ठीक है भारती, क्रिकेट भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज उत्तराखंड में, रणजी का मैच वहां पर, ये बहुत दिलचस्प। इस वक्त खेल प्रेमियों के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ने अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में टेस्ट सीरीज में परास्त कर दिया है। सिडनी टेस्ट के ड्रॉ होते ही भारत ने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। टेस्ट सीरीज को जीतने में भारत को 71 साल लगे। लाला अमरनाथ की कप्तानी में
जो भारतीय क्रिकेट टीम का सफर शुरू हुआ वो इस माइलस्टोन के बगैर चल रहा था और इस माइलस्टोन को, इस मील के पत्थर को अचीव किया, इसको हासिल किया विराट कोहली की भारतीय क्रिकेट टीम ने। और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 2-1 से परास्त कर दिया है भारत ने। ऐतिहासिक लम्हा, भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खुशी का ये दिन। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर भोला दत्त असनूरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस जीत के मतलब बताने के लिए, इस जीत की विशालता के बारे में बताने के लिए। भोला दत्त जी, क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी आपकी? राजेंद्र, बहुत बड़ी जीत, भारतीय क्रिकेट इतिहास में इससे बड़ी जीत आज तक नहीं मिली होगी। भारत 2 बार विश्व कप जीत चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जीत अभी तक सपना थी। विराट कोहली की टीम ने इसे साकार कर दिखाया है। बहुत बड़ी जीत है राजेंद्र। जी जी भोला जी, इससे पहले भी बहुत सारी भारत की मजबूत टीमें ऑस्ट्रेलिया गईं और उनको अवसर मिला कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएं। आप कब इससे पहले सबसे नजदीक पहुंचा था भारत ऑस्ट्रेलिया में, और वो कौन से क्षण रहे जब ऐसा हो सकता था, नहीं हुआ? 1977-78 में राजेंद्र, बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में जो टीम गई थी, उन्होंने 2 टेस्ट जीते थे और 2-3 से भारत हारा था। उस समय बहुत नजदीक भारतीय टीम सीरीज जीतने के पहुंची थी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका था। 1947-48 में लाला अमरनाथ जब पहली बार कप्तान बन के ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके बाद मंसूर अली खां पटौदी, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी जी, और अब विराट कोहली ने ये सपना पूरा कर दिखाया। बिल्कुल। अभी 12वां ऑस्ट्रेलियाई दौरा भारतीय टीम का, और ये 12वें दौरे में भारत को ये स्वर्णिम सफलता हासिल हुई है। इससे पहले 11 दौरे में भारतीय टीम खाली हाथ लौटी थी। बिल्कुल बिल्कुल भोला जी, ये जो अभी टेस्ट रद्द हुआ है, सिडनी टेस्ट, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ, ये बारिश के कारण आज 5वें और आखिरी दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी राजेंद्र, और इससे तय हो गया था कि भारत 2-1 से ये सीरीज जीतने जा रहा है। अगर आज का मैच होता तो ये सीरीज 3-1 से भारत के पक्ष में जाने की उम्मीद थी, और बारिश ने लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। क्या इसको ऐसे भी कुछ क्रिकेट विश्लेषक देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही कमजोर टीम भारत के सामने थी? राजेंद्र, ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर कभी नहीं होती है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत बड़े लड़ाके होते हैं। हाँ, स्टीवन स्मिथ और वार्नर की टीम में नहीं होने से थोड़ा असर पड़ा है। उसको हम ऐसे ले सकते हैं, अगर भारतीय टीम से पुजारा और कोहली को हटा दिया जाए, लेकिन ये खेल है, इसमें फिट अनफिट होना या उन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा था, इसमें भारतीय टीम कुछ नहीं कर सकती। भारतीय टीम ने उनको हरा के इतिहास रच दिया है और भारतीय खेल प्रशंसक खुशी में झूम रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ऐतिहासिक लम्हा है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। भोला जी, लेकिन क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम है, चूंकि इसने इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा इतिहास बनाया? हाँ, हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि 71 साल हमें लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने में, और हर देश का सपना होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीते। भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती है, वेस्ट इंडीज में जीती है, न्यूजीलैंड में जीती है, यानी कि एशिया उपमहाद्वीप के बाहर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भारत सभी जगह टेस्ट सीरीज जीत चुका है। और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में विजय के बाद अब साउथ अफ्रीका बाकी रह गया है। जी राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका भोला दत्त असनूरा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर दिया टेस्ट सीरीज में, और 71 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। भारतीय टीम जब से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, ऐसा पहली बार हुआ। इस बड़ी खबर के बाद हम वापस एजेंडा की खबरों की ओर लौटते हैं, चलते हैं लखनऊ। शबाब भी मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है। शबाब, भारत की ये जीत जो है आपको भी बहुत पसंद आ रही होगी, बहुत रास आ रही होगी, और ये खबर आपको भी बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थक सीबीआई की इन रेड्स के बाद बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। और राजेंद्र, देखिए, जीत होती है, जैसा कि भोला जी ने भी कहा कि 71 सालों के बाद ये शानदार जीत मिली है, और इसमें पुजारा और कुलदीप यादव दोनों की भूमिका जो है वो बड़ी सराहनीय रही। पुजारा की शानदार बल्लेबाजी और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी, इन दोनों ही ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को चित कर दिया। और अमूमन लोग कहते हैं कि टेस्ट देखने का मौसम अब चला गया, अब T20 का दौर है, लेकिन जो समर्थक हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो टेस्ट हो या वनडे या फिर T20, सब में उत्साह और उमंग को बरकरार रखते हैं। और
कुलदीप यादव, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, इन तमाम लोगों ने इस टेस्ट में ये साबित किया कि टीम चाहे जो भी हो उनके खिलाफ, लेकिन वो शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने से नहीं चूकेंगे। उत्साह, उमंग और बरकरार है। एजेंडे पे लौट लेते हैं राजेंद्र। आज जो परिवहन का एक समझौता होना है, बहुत बड़ा समझौता होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार हिमाचल और जम्मू कश्मीर के साथ परिवहन के समझौते करेगी। दो रूट पर बड़ा फायदा होगा। जम्मू कश्मीर जाने वाले, खासतौर से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सुगम यात्रा होगी। 6 बसों को शुरू किया जाएगा आज एमओयू के तहत। 3 बसें लखनऊ से चलेंगी और 3 बसें जम्मू से लखनऊ चलेंगी। ये कटरा तक जाएंगी और यात्रियों की यात्रा जो है वो अब बड़ी सुगम होने वाली है। इसके ठीक दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश तक, यानी कि शिमला तक, लखनऊ से और प्रयागराज से सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। प्रयागराज से कुंभ के बाद ये बस सेवा शुरू होगी और यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। कटरा, जम्मू कश्मीर से कुंभ आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुगम यात्रा होने वाली है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल इस वक्त 5 कालिदास मार्ग अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री भी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, ये जो रूट्स आप बता रहे हैं और जो डेस्टिनेशंस बता रहे हैं, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है यात्रियों के लिए, खासकर कुंभ और जो दूसरे वैष्णो देवी के दर्शनार्थी होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी बात। बिल्कुल, निखिल के पास चलते हैं। निखिल, ठंड और बारिश जो है उसकी वजह से कहां के स्कूल बंद किए गए हैं और कहां से आपको ऐसा नहीं होने की रिपोर्ट्स हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय बादलों का डेरा है। हल्की बूंदाबांदी का माहौल बना हुआ है। मौसम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कभी भी ठंड ज्यादा हो जाती है, कभी सूर्य चमकता है तो थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमोबेश पारा जो है वो रात का पारा 0 और 1 के आसपास बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो ठंड है वो मुजफ्फरनगर में है, बिजनौर में है, और इसके बाद वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान है। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा ये थोड़ा गर्म है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ठंड का ये माहौल बना हुआ है, लोगों के लिए आम जनजीवन चलाना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह जब निकलते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा होती है, रात में जब अपने घर घुसते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा होती है। बात है, और इसके अलावा की सर्दी में अगर बारिश हो जाए तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीतीश के पास चलते हैं। और नीतीश, पूर्वांचल में और वाराणसी में ठंड का क्या हाल है? राजेंद्र, हालात ठंड के बेहद यहाँ पे अगर एक तरफ से कहें तो खुशनुमा भी है, चूंकि घाटों का शहर है और जब ठंड बढ़ती है तो लोग यहाँ पे घाटों का नज़ारा लेने के लिए बढ़ते हैं। और लेकिन जो आम इंसान है, जो सड़क पे रहने वाला आदमी है, उसे ठंडी बहुत ज़्यादा सता रही है। लोग घरों से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं तक कतरा रहे हैं और चाय की दुकानों तक इनकी पहुँच हो पा रही है। जो नुक्कड़ की चाय की दुकानें हैं वहाँ तक पहुँच हो पा रही है। तो हम एक चाय की दुकान के बाहर खड़े भी हैं और आप पीछे भीड़ भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी ठंड को अपने को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पे चाय की दुकानों पे पहुँच रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं राजेंद्र कि प्रशासन के लिए ये ठंड सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आती है। प्रशासन किस तरह से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नीतीश, प्रशासन के लिए चैलेंज लेके आती है और प्रशासन अक्सर इस चैलेंज के सामने हमने देखा है कि व्यवहारिक रूप से बहुत सफल नहीं दिखता है, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नहीं दिखता है। हम भारती के पास चलते हैं। भारती, मौसम सुधर रहा है आज से, ये आम उत्तराखंड वासियों के लिए राहत भरी बात होगी? बिल्कुल राजेंद्र, लोग काफ़ी परेशान थे तो उन लोगों के लिए राहत की ये बात है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए थे इस ठंड की वजह से, तो वो लगातार बरकरार रहेगा। और डीएम को भी यहाँ पर निर्देश दिए गए थे कि जो बर्फबारी है, जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो रोड्स लगातार साफ करवाते रहें। इस तरह के निर्देश डीएम ने भी वहाँ पर दे दिए थे स्थानीय प्रशासन को। तो लगातार जो तमाम एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी वो अभी भी यहाँ पर बरकरार रखी गई है। लेकिन हाँ, फिलहाल लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि मौसम सुधर रहा है और मौसम और आगे सुधर सकता है, ठंड कम हो सकती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शबाब, निखिल, नीतीश और भारती, आज की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आप देख रहे थे आज का एजेंडा। धन्यवाद।